मार दी। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। हाफिज की हवा खराब, पाकिस्तान कब देगा जवाब? भारत का नॉन बेलेबल वारंट अब लगेगा करंट। आतंक पर फाइनल चढ़ाई, अब होनी है तबाही। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, एलओसी पर बड़ी फाइट। डोभाल का धुरंधर जाएगा, हाफिज भारत आएगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आतंकवाद पर दुनिया को नसीहत देने वाला पाकिस्तान आज एक बार फिर कटघरे में खड़ा है। जम्मू की विशेष एनआईए कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। एनआईए का आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में उसकी भूमिका थी। सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान आतंक के आकाओं को पनाह देता रहेगा। एक तरफ वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, दूसरी तरफ भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नामजद आतंकियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर उस पर लगातार सवाल उठाता रहा है। यही दोहरा रवैया उसकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज की बहस सिर्फ हाफिज सईद पर नहीं, बहस उस सोच पर है जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों से बार बार घिरती रही है। क्या पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा? क्या पहलगाम हमले के आरोपियों तक कानून की पहुंच बनेगी? और क्या आतंक के सरगनाओं को बचाने की कीमत पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर चुकानी पड़ेगी? सवाल यह भी कि क्या अब हाफिज की बारी है कि वो जन्नत की 72 हूरों से मुलाकात कर ले? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का मुखिया है और लश्कर तैयबा का जो मुखौटा है सेक्युलर द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी इसी की एक ब्रांच है। उसकी पर्सनल कैपेसिटी में भी और इन ऑर्गेनाइजेशंस के मुखिया होने की कैपेसिटी में भी, और पहलगाम में जो 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था, उस इंसिडेंट के मास्टरमाइंड होने की कैपेसिटी में भी उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। और ये वारंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 75 के अंतर्गत जारी किया गया है। नेचुरली चूंकि वो पाकिस्तान में है तो उसका आना तो मुश्किल है, लिहाजा इन एब्सेंशिया ट्रायल की जाएगी। और ट्रायल के बाद में जब मान लीजिए कि अगर इसको फांसी की सजा होती है तो यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसिडेंट नहीं है। देयर आर ए चेन ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ ए टेररिज्म इन विच हाफिज सईद इज इन्वॉल्व। देखिए, एक बूमरैंग फिनोमेना होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसके चलते हम लोग ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका ने जिस तरह आतंकवाद का स्प्रेड किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के अगेंस्ट क्रॉस टेररिज्म का हब बना, जिस तरीके से पाकिस्तान, उसके चलते अब पाकिस्तान काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में साइडलाइन हो गया है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। और ये अगर हम भारतीय विदेश मंत्रालय की नीति में देखें तो 2016 के बाद से ही जब सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, और अन्य मुस्लिम घटकों में, जिहादी घटकों में पूरी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी दर्शकों को सुन लीजिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हाफिज सईद पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, पहलगाम हमले की साजिश के आरोपियों के बाद पाकिस्तान की जवाबदेही अब कैसे तय होगी? ये कैसे होगा? ये कैसे फाइन होगा, रिफाइन होगा? सवाल नंबर 3, क्या आतंक के सरगनाओं को सीमा पार से न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? क्या भारत इस पर एक्शन करने को तैयार है?
सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे पैनल से, क्या भारत को हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग और तेज करनी चाहिए, प्रेशर और ज्यादा होना चाहिए? और सवाल नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति अब और आक्रामक होने जा रही है? क्या वक्त आ गया है कि एक्शन लिया जाए? जी हां, अगले 1 घंटे लगातार दर्शकों एक बड़ा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हाफिज सईद ने कितनी घटनाएं भारत में की, हाफिज सईद का मौजूदा स्टेटस क्या है, हाफिज सईद को किस तरह से पाकिस्तान बचा रहा है, NBW नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने के बाद अब क्या होगा, अब क्या वक्त आ गया है एक बड़े एक्शन का पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान की सरजमी पर घूम रहा है और दुनिया भर के जो मुल्क है वहां पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान तो हाफिज सईद ने भारत को पहुंचाया है। हाफिज के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है। पूरी खबर क्या है, उसका पूरा आवरण, पूरा मुलम्मा आपको समझा देता हूं, क्योंकि एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। इस गंभीर विषय पे हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, NIA कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ये पॉइंटर्स, ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, वारंट पहलगाम आतंकी हमले की जांच से जुड़े मामले में जारी किया गया है। जी हां, पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े मामले में यह वारंट जारी हुआ है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, NIA ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को साजिशकर्ता बताया था कि इसी ने पूरी साजिश रची पहलगाम आतंकवादी हमले की। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, हाफिज ने हमले की साजिश रची, भारत के खिलाफ जंगी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ये NIA ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया था, जिसमें इस बात के खुलासे हुए। अपडेट नंबर 5 जो बहुत क्रूशियल, लश्कर तैयबा के शीर्ष नेतृत्व ने हमले की योजना बनाई थी। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने अपनी रिपोर्ट, अपनी चार्जशीट में कहा है। जी हां, अपडेट नंबर 6 आपको बता दूं, हाफिज सईद पाकिस्तान में है और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। अपडेट नंबर 7 आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, भारत लंबे वक्त से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, एक्ट्रेडिशन की मांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान चुप बैठा हुआ है। क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे पैनल से। और अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, पहलगाम हमला सीमा पार से संचालित आतंकी साजिश का हिस्सा था, ये बात NIA ने अपनी चार्जशीट में कही है। नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है, घाटी की एक कोर्ट ने यह जारी किया है। बड़ा सवाल दर्शकों, क्या अब वक्त आ गया है कि हाफिज सईद को भारत लाया जाए? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की जाए? कैसे हाफिज सईद को सजा मिलेगी? क्या एक्शन होना चाहिए भारत का? इस पर हम चर्चा करेंगे। अगले ग्राफिक्स पर आ रहे दर्शकों, NIA चार्जशीट के 5 बड़े खुलासे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 5 बड़े खुलासे जो हुए हैं, इन खुलासों से आपको वाकिफ कराऊंगा, मैं बताऊंगा। जी हां, खुलासा नंबर 1, लश्कर आतंकी साजिद लंगड़ा से रियल टाइम डायरेक्शन मिला था। जी हां, यह बात बताई गई है चार्जशीट पे, NIA ने इस बारे में खुलासा किया है। खुलासा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, टूरिस्ट गाइड परवेज अहमद जोठार, बशीर अहमद जोठार ने आतंकवादियों को देखा था जब वहां पर वो पहुंच रहे थे हमला करने के लिए। खुलासा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हमले से एक दिन पहले, जी हां, हमले से एक दिन पहले तीनों आतंकियों ने गाइड परवेज की झोपड़ी में खाना खाया था। जी हां, इस गाइड की झोपड़ी में छिपकर खाना खाया। खुलासा नंबर 4, आतंकियों तक चीन से पहुंचा था एक्शन कैमरा जो बरामद किया गया, वो चाइना से उनको दिया गया था, उनके पास पहुंचा था। खुलासा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आतंकियों के मोबाइल कराची और लाहौर से आए थे, जिनका इस्तेमाल वो कर रहे थे। दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत ने कितने बड़े ऑपरेशन किए इन आतंकवादियों के खिलाफ, वो भी आपको बता दें। ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। ऑपरेशन 2, ऑपरेशन केलर 13 मई 2025 को 3 आतंकी ढेर किए गए। जी हां, ऑपरेशन नंबर 3, ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई 2025, 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। दर्शकों, जी हां, अगला ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 4, ऑपरेशन अखल अगस्त 2025 को हुआ। सेना ने 3 आतंकियों को जन्नत भेजा 72 हुरों से मुलाकात के लिए। ऑपरेशन 5, ऑपरेशन गुड्डूर 7 से 17 सितंबर 2025, चिनार कॉर्प्स ने, स्पेशल कॉर्प्स ने 2 आतंकी मार गिराए। चिनार कॉर्प्स जिनके पास जम्मू कश्मीर की निगहबानी की जिम्मेदारी है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। हाफिज सईद कितने आतंकी हमलों का दोषी है? दर्शकों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, कितने आतंकवादी हमलों का दोषी है। पूरी डिटेल, पूरी तारीख लेकर आया हूं आपके पास। हाफिज सईद का कच्चा चिट्ठा आज आपको बताने जा रहा हूं। जी हां,
साल 2000 लाल किला हमला दिल्ली में हुआ लश्कर तैयबा की इसमें भूमिका बताई गई दर्शकों कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद ने इस घटना को अंजाम दिया। अगली घटना साल 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ और लश्कर तैयबा और जैश के आतंकवादियों पर हमला माना हुआ और यह माना गया कि हाफिज सईद इसके पीछे है। साल 2025 आता है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर हमला होता है, लश्कर के आतंकियों की संलिप्तता इसमें भी सामने आई थी, यानी मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। जी हां, अगला जो वाकया हुआ साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होते हैं। भारत ने लश्कर तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की यह करतूत थी। साल 2008 आता है दर्शकों, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला। हाफिज सईद को भारत और अमेरिका दोनों ने साजिश करता माना, वही अमेरिका जो पाकिस्तान का अभी जिगरी यार बना हुआ है। साल 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है। जांच में लश्कर के नेटवर्क पर आरोप लगता है कि लश्कर के नेटवर्क ने इस हमले को भी अंजाम दिया, पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ। साल 2016 उरी, आपको याद होगा दर्शकों, उरी सैन्य शिविर पर जो आर्मी हेडक्वार्टर था वहां पर हमला होता है। पाकिस्तानी आतंकियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और बताया जाता है कि हाफिज सईद इसके पीछे था। साल 2025 पहलगाम का आतंकवादी हमला हम कैसे भूल सकते हैं। इस हमले के पीछे भी हाफिज सईद का हाथ बताया गया कि वही मास्टरमाइंड है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने लिया, अब आपको वो बता देता हूं एक मैप के जरिए। जी हां, ये मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है दर्शकों। पीओके के 9 ठिकानों पर हमने ये स्ट्राइक की थी। वो ठिकाने कौन कौन से हैं? ये भारत, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पीओके का हिस्सा है जो ब्लिंकर्स हैं। पहला ठिकाना मुजफ्फराबाद, दूसरा कोटली, तीसरा बरनाला, चौथा सियालकोट, उसके बाद मुरीद के, बहावलपुर और तेहरा कला। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई थी। 100 के करीब, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इस स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों की चूलें हिल गई थी, उनके हेडक्वार्टर तबाह और बर्बाद हो गए थे दर्शकों। तो बड़ा सवाल है, क्या एक बार फिर से अब वक्त आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो जाए इन आतंकवादियों के खिलाफ जो पीओके में एक बार फिर से अपनी पौध को खाद पानी देकर बड़ा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ एक साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स, अगले कंटेंट पर आते हैं, फिर उसके बाद हम पैनल के पास जाएंगे दर्शकों। कितने आतंकी अड्डों पर कार्रवाई हुई जब पीओके में हमने एयर स्ट्राइक की, जरा उसकी डिटेल भी आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, आतंकी संगठन नंबर 1 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यहां पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बड़े पैमाने पर आतंकवादी यहां ढेर हुए। आतंकी संगठन 2 मरकज तैयबा मुरीद के में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया भारत ने। लश्कर तैयबा के बहुत सारे आतंकवादी यहां भी ढेर हुए, हलाक हुए, 72 हुरों से मुलाकात हुई। जी हां, आतंकी संगठन 3 सरजल तेहरा कला में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, यहां पर भी जैश ए मोहम्मद के बड़े पैमाने पर आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे, छिपे हुए थे, उनको भी हमने जन्नत की सैर करा। आतंकी संगठन नंबर 4 महमूना जोया, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ये हेडक्वार्टर बताया जाता है जोया में, यहां पर भी हमने एयर स्ट्राइक की। ये वो ठिकाने थे जो पीओके में आतंकवादियों को जगह दिए थे, पनाह दिए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। आतंकी संगठन नंबर 5 मरकज अहले हदीस बरनाला, यहां पर भी लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के छिपे होने की बात थी, यहां पर भी हमने एयर स्ट्राइक की, यहां भी बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। आतंकी संगठन नंबर 6 मरकज अब्बास कोटली, ये भी एक इलाका है, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी यहां भी थे और इस इलाके में भी हमने हमला किया, यहां पर हमने एयर स्ट्राइक की और यहां पे बहुत सारे आतंकवादियों को हमने ढेर किया। 7वां नंबर है मस्कर राहिल शाहिद कोटली, ये भी कोटली का एक बहुत खतरनाक एरिया था जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बड़े पैमाने पर यहां पर छिपे हुए थे। आतंकी संगठन नंबर 8 शाबाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यहां पर भी लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने 2-2 हाथ किए और उनको भी 72 हुरों से मुलाकात का वीजा दे दिया। आतंकी संगठन नंबर 9 सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी यहां पर भी छिपे हुए थे और यहां पर भी भारत अपने एयर स्ट्राइक के जरिए, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इन आतंकवादियों का सफाया कर दिया। दर्शकों, अब वक्त आ गया है हम चर्चा की तरफ बढ़े। जी हां, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनके जरिए इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे कि यहां से अब अगली तस्वीर क्या होगी, यहां से अगला स्टेप क्या होने जा रहा है, क्या भारत का कदम होना चाहिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का वक्त आ गया है, क्या हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है और क्या इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह के आतंकवादियों को वो अपने यहां पनाह देना बंद करे। स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल शिवानी सिंह जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद।
इसके अलावा डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हसाम दुरानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अरविंद जैन जी मेरे साथ हैं, इज अ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हाफिज सईद के लिए हमने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, ये सबूत मिले हैं। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया है। ये पूरा मास्टरमाइंड जो था हाफिज सईद था, जिसने आतंकवादियों को रेकी कैसे करनी है बताई, हमले कैसे करने हैं, कहां जाना है, कहां छिपना है, कैसे पूरे ऑपरेशन को प्लान करना है। अब यहां से भारत की स्ट्रेटेजी कितनी और सख्त होने और करने की जरूरत है ताकि हम इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को फिर टाल सकें? मैम नमस्कार, जय हिंद। देखिए क्या होता है कि हर देश में एक डेस्क होता है जो विदेश मामले हैंडल करता है, स्पेशली इन द इंटेलिजेंस। राइट। तो पाकिस्तान में ब्रिगेडियर खालिद शहजाद हैं जो इसको हैंडल कर रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर का हमारा समय था, उससे पहले पहलगांव। तो ये जो पूरा इन्होंने जिस तरीके से घटनाक्रम को रचा था वो इसलिए रचा था कि 2019 के बाद में ये किसी भी तरीके से कोई बड़ा हमला भारत में नहीं करवा पाए थे। और धारा 370 हटने के बाद में इनको समझ में आ गया था कि यहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पीओके के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि यहाँ उन्नति हो रही है तो उनको डेफिनेटली वही चीज होगी जो आजकल हो रही है। तो वो हमारे बीच में मजहबी हवा देना चाहते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी वहां से आए थे उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा था, ताकि जो भारत की आम जनता है वो कश्मीर के लोगों से नफरत करे कि यहाँ पर इस तरह की हत्याएं की जा रही हैं। और ये बिल्कुल डिवाइड करने की कोशिश थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने उस समय जवाब दिया और जिस तरीके से भारत ने अब जो एनआईए का कोर्ट है उसने जिस तरीके से सजा सुनाई है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही हाफिज सईद इस समय भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जब हमने इसके ऊपर जो पहले हमले हुए थे उसको लेके जब सबूत दिए थे, डोजियर्स दिए थे, पाकिस्तान के कोर्ट्स ने उनको खारिज कर दिया था और इनको पाक साफ कर दिया था। लेकिन जब एफएटीएफ से इनको लोन लेना था तो अचानक से इन्होंने हाफिज सईद के ऊपर से मुकदमे डाले और उसको 78 ईयर्स की सजा कर दी। हालांकि वो अभी भी खुले में घूमता है, लेकिन जब आप इस तरह की सजा सुनाते हैं जिसमें कि इनका कस्टोडियन में आके पूछताछ होना बहुत जरूरी है, तो आप इंटरनेशनल फोरम्स में ये दबाव बना सकते हैं। पहली चीज आप ये साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरी चीज, जो इनका टेरर नेटवर्क है जिसका ये बार बार नाम बदलते हैं, कभी जमात दवा कर देते हैं, कभी टीआरएफ रख देते हैं, कभी कुछ और रख देते हैं, जिससे कि टेरर फंडिंग कराते रहते हैं, उस पे बहुत एक शिकंजा कस जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो इंटरनल जो नेटवर्क है जो इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमारे पास पहलगाम में भी अटैक हुआ था तो उनके पास ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। वो टेरर नेटवर्क डिसमेंटल करने के लिए हमें बहुत फ्री हैंड मिल जाता है, क्योंकि हम उनकी संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो इंटरनेशनली पहली बात इनकी जो फंडिंग है वो रुकती है। इनको जब रेड कॉर्नर नोटिस निकलते हैं तो हम काफी तरीके से पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं कि इनका प्रत्यार्पण हो, जिससे कि जो टेरर नेटवर्क्स हैं और टेररिज्म है उस पे नकेल कसने में हमें काफी हद तक सहूलियत होती है। जी ऑलराइट मैम, मेरे साथ अली अशरफ रत्ता साहब भी जुड़ गए, इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है रत्ता साहब आपका। आप थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मैं आपको बता दूं हम हाफिज सईद पर डिस्कशन कर रहे हैं। नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है घाटी की एक कोर्ट ने, और बहुत सारे सबूत एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिससे ये साबित होता है कि हाफिज सईद आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे, उसके मास्टरमाइंड थे, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग में शामिल थे। पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, ना तो किसी कार्रवाई की बात कही गई है अभी तक। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अमित जी, आपको पता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो विदाउट किसी मुलजिम को सुने बगैर जो है वो सजा नहीं दे सकता है। अगर वो सजा देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया पाकिस्तान। तो अगर तो आपने उसमें इन्वेस्टिगेशन में हाफिज सईद को शामिल किया था और आपकी जो भी इन्वेस्टिगेटिव जो अदारे हैं उन्होंने अगर जो है ये सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए पाकिस्तान में, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने वहीं से जो है वो कलेक्ट किए होंगे एविडेंस कि इन्होंने वहाँ पे बैठ के जो है ये सारी जो है मनसूबाबंदी की है।
तो वो चीज़ें अगर नहीं हुई हैं और उसके बगैर ही जो है वो प्रोसीड हो गई सारी चीज़ें, और उनके जो है वारंट गिरफ्तारी भी इशू हो गए हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब नहीं देगा आपको, और ना ही वो इसको इस काबिल समझेगा कि इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। हाँ, आपके कोर्ट्स की, आपके अदारों की जो है वो उस वक्त जो है उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी जब वो सबसे पहले जो है 1 लाख कश्मीरियों को मारने वाले जो किरदार हैं उनको सजाएं देंगे, 25,000 सिखों को मारने वाले किरदारों को सजाएं देंगे, तो हम समझेंगे कि क्रेडिबल अदारे हो गए हैं। अब ये उन लोगों को सजाएं दे रहे हैं जो आम पब्लिक, आम जनता की जो है वो किलिंग में शामिल थे, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है वहां पे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी आपने देखा कि जो आपके यहाँ फिल्म रिलीज हुई थी, क्या नाम है उसका, जेहलम, सतलुज सॉरी, और उसको जो है उतार दिया गया है सिनेमा से। उसकी वजह यही है कि आपके अदारे साहब, हम फिल्में डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे थे, वेरी सीरियस इशू एक्चुअल में वी आर डिस्कसिंग हाफिज सईद द सो कॉल्ड टेररिस्ट, जहां पर जो आपके देश में, अरे सवाल हम तब पूछेंगे ना जब आप हमें प्रत्यर्पित करके देंगे। आप तो उसको छिपा कर बैठे हुए हैं, आप भेजिए भारत, हम सवाल जवाब पूछेंगे, खातिरदारी करेंगे। दिक्कत क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, आप हाफिज सईद को भेजिए, हम तो प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं, आप भेजिए, हम बाकायदा सवाल जवाब करेंगे, पूरी डिटेल उनसे पूछेंगे। लेकिन इतना कायर है वो कि उसकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो इंडियन एजेंसीज के सामने बैठकर बात कर ले। आप हमें पाकिस्तान आने दीजिए, वहीं पे सवाल जवाब कर लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है भारत पर तो हम पाकिस्तान में आकर सवाल जवाब कर सकते थे, लेकिन आप तो छिपा के बैठे हुए हैं। वो अपने संगठनों के नाम बदलता रहता है और आप उसको पनाह दिए रहते हैं, हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, सारी सलाहियतें वहां मिल रही हैं। सवाल कैसे पूछेंगे रत्ता साहब? ये पता है आपको कि आपने एविडेंस किस तरह के सामने उसके रखे थे? सवाल कैसे पूछेंगे? कोई आएगा तब तो, हम किसी से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तब तो सवाल पूछेंगे। आपका सिर्फ मजाक। अरविंद जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, एक आतंकवादी जो पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ है, हमने कई बार अपील की पाकिस्तान से कि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट मिस्टर हाफिज सईद, बट पाकिस्तान इस पर रिएक्ट नहीं करता है। पाकिस्तान अगर भारत भेजेगा तभी तो हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, तभी तो हम पूछेंगे। या पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा होता कि पाकिस्तान कहता कि ठीक है भाई, आपको शक है हमारे आदमी पर, आप पाकिस्तान आइए, अपनी टीम के साथ आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, हमें सबूत दिखाइए, हमसे बात करिए, हमसे डिस्कशन करिए, जो लीगल रेमेडीज हैं उसको डिस्कस करिए, जो लीगल एक्शंस लेने उसको डिस्कस करिए, हमें ठीक लगेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। इज इट सर? अमित जी, ये हो चुका है ऑलरेडी। अरविंद जैन देखिए, हाँ, जिस टेररिस्ट की आप बात कर रहे हैं सर, जो वर्ल्ड में टॉप टेररिस्ट हैं उसमें उसकी गिनती है सर, और हर कोई उसके रोल को जानता है सर, हर पाकिस्तानी उसके रोल से भली भांति वाकिफ है। ये ISI का मुखौटा है और ये इसी तरीके का चलता रहेगा। ये जो 1000 कट्स की बात थी भुट्टो की, ये उसको इन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं। ये आप अगर उम्मीद रखते हो कि पाकिस्तान इसमें कोई कोऑपरेट करेगा तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी मेरे ख्याल से नहीं होगी। आपको अपने को सक्षम बनाना होगा, आपको हर किसी अटैक का एक बड़ा माकूल जवाब देना होगा और उसी की भाषा को पाकिस्तान समझता है। ये पूरा विश्व जानता है। अमेरिका आज हो सकता है पाकिस्तान के करीब हो क्योंकि वो उसके हित साध रहा है, पर ये अमेरिका भी जानता है भाई यहीं पर ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। वो कहते रहे कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन है ओसामा बिन लादेन। तो ये तो बहुत एक झूठे लोगों का देश है। और आपने देखा कि वहाँ पर इसी वजह से इतनी दर्जनों आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। कहीं शियाओं को मारा जा रहा है मस्जिदों में, कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। ये उसी का है कि जो सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एक बड़ी खबर है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। पीओके से, पीओके में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है और फायरिंग में 6 नागरिक मारे गए, इस बात की खबर आ रही है। रावलाकोट पे पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की और पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो चुके हैं। जी हां, फायरिंग में 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। पीओके के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं और रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने सिविलियंस पर फायर किया है, जिसमें 6 जो नागरिक हैं उनके मारे जाने की खबर आ रही है। पीओके में इस्लामाबाद की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब देखिए वहां से खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस के बाहर पीओके समुदाय भी वहां विरोध कर रहा है। और यहां पर देखिए बड़ी खबर है, पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सेना की फायरिंग में 6 सिविलियंस मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
फायरिंग में 6 नागरिक मारे गए हैं। ये मारे जाने की खबर आ रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। लेफ्टिनेंट कर्नल शिवानी जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं और अली अशरफ रत्ता मेरे साथ है, अरविंद जैन जी मेरे साथ है। सर मैं आपके पास आता हूं। रत्ता साहब, आप रोज डिबेट में मुझसे कहते हैं अमित कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ साजिश और स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। 6 सिविलियन को मार दिया आपकी सेना ने। अभी भी वहां पर चीजें सामान्य हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। साजिश की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पे एक आजाद हुकूमत है। ये एक अंडरस्टूड बात है, पता नहीं आप क्यों इसको उस तरह से नरेट करते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं है। ये वहां की लोकल पुलिस है, जो कश्मीरियों की पुलिस है और जिसके अंदर कश्मीरी ही भर्ती हुए हैं और वही इस सारे सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। अरे वो ऑर्डर तो सरकार से ले रहे हैं ना। तो जी क्या कह रहे हैं? वो ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ही तो लेते होंगे कि कश्मीरी को मार रहा है, पुलिस है तो कोई किसी को मार देगा। हमारे यहाँ हिंदू पुलिस है तो हमको मार देगी आके। वो जी मैं यही बताने लगा हूं आपको। वहां पे जो हुकूमत है वो भी कश्मीरियों की है और वो कश्मीरी ही अगर वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो भी कश्मीरियों का ही है और पुलिस भी कश्मीरी ही है। अगर वहां पे कुछ लोग मॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आम जनता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हक है कि वो आम जनता के लिए जो है वो रास्ते खुलवाए, आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। रत्ता साहब, आम जनता को ही तो मार दिया है, 6 सिविलियन मरे हैं, जत्थे के हाथों आम जनता ही है। मैंगो पीपल हैव डाइड इन पीओके। ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि आप गोली चला दे रहे हैं? एक जत्था जो है वो मेजोरिटी का फैसला कैसे कर सकता है? एक जत्था जो है वो मेजोरिटी का फैसला कैसे कर सकता है? इलेक्शन है 27 को, अगर उनको ज्यादा शौक है तो वो जाके वोट करें। तो आपकी पुलिस ने फैसला कर दिया कि वो पुलिस के ऊपर हमला, एक पॉलिटिकल टीम फैसला नहीं कर सकती, इसलिए आपकी पुलिस ने फैसला कर दिया कि गोली मार दो सबको। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं अमित जी के उन्होंने उसको अच्छा किया उनको मार के, मैं हरगिज ये डिफेंड नहीं कर रहा। अगर किसी ने कुछ गलती की है तो वो बिल्कुल बुरा हुआ है, आम सिविलियंस के ऊपर फायर नहीं होना चाहिए है। लेकिन जो सिचुएशन बनाई गई है जैक की तरफ से, वो एक ऐसे है जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो वहां की लोकल पुलिस पे हमलावर हैं, वो वहां के पॉलिटिशियंस पे हमलावर हैं, वो कश्मीर के ऊपर हमलावर हैं। तो अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है कि इनको हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, तो ये उनका राइट है, ये वो जाने और उनका मुल्क जाने। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ ये देख सकते हैं कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कश्मीरी गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है। हम सिर्फ जो है उनको नसीहत कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ये उनका राइट है कि वो अपने लोगों के लिए सहूलत क्रिएट करें, अपने लोगों के रास्ते खोलें। और जो काफी दिन से जो है वहां पे एक अनसर्टन कंडीशन क्रिएट की गई है, वहां आम कश्मीरियों के लिए, आम जनता के लिए, उनके लिए रास्ते खोले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका हक है, वो फोर्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और उसमें अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, डिटेल होती तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है। ऑल राइट, अरविंद जैन सर आप कुछ कह रहे थे हाफिज सईद के बारे में, सर प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा यही कहना है, सही स्टेप लिया गया है कि हाफिज सईद को वांटेड डिक्लेयर किया गया है, उसके ऊपर भारी धनराशि का इनाम घोषित किया जाना चाहिए। और कभी भी कोई पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटना हो, अभी तो वो अपने यहाँ पे जूझ रहा है और अभी जूझेगा, अभी बलूचिस्तान, पीओके सब में यही सब होगा, यही उत्पात मचता रहेगा। और ये कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार उसको एडमिट नहीं करेगा, वरना अभी आईएसआई इनके घर पे विजिट कर देगी 2 मिनट में। जी। मैं सैकड़ों इंस्टेंसेस पढ़े हैं जब ये पत्रकार वहां से कई दिन के लिए गायब हो जाते हैं घरों से। तो ये तो इनकी मजबूरी है, इसमें वो क्या कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि हमें अपने डिफेंसेस को मजबूत रखना होगा, हमें अपने जो है वो बॉर्डर्स की रक्षा करनी होगी, हमें हमेशा तैयारी रखनी होगी, हमें अपने को एक ऐसी मजबूत स्थिति में रखना होगा कि जिस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, ये टेररिस्ट सब स्ट्राइक्स किए गए थे इनके ठिकानों पर, आपने देखा किस तरह से आर्मी ऑफिसर्स वहां पर सैल्यूट कर रहे थे डेड बॉडीज को और आतंकवादियों की। तो उसी से पूरे विश्व ने जान लिया कि क्या पाकिस्तान की हकीकत है। तो ये देखिए, हमें ये बिल्कुल सही स्टेप लिया गया है जम्मू के कोर्ट के द्वारा, नॉन बेलेबल वारंट का। अब इस पे अगला स्टेप यही होना चाहिए, थ्रू इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस हो, इसमें वांटेड इसको एक्सट्रेडिशन के लिए प्रयास किया जाए
जिसमें कि कभी भी भारत को सक्सेस नहीं मिलेगी, पर हमें उसके लिए तैयारी रखनी होगी। और मेरा ये मानना है कि जब जब पाकिस्तान इस प्रकार का कोई कुकर्म करे, उसको हमें वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना होगा और हमें अपने डिफेंसेस को बड़ा मजबूत रखना होगा, जो कि अब किया जा रहा है। जब से आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है, शांति है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आए दिन वहाँ प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी, सब बंद है। एक आप पीओके का हाल देख लें, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, और एक यहाँ अपने कश्मीर का देख लें, आप जरा डिफरेंस देखें तो पता चलेगा। वहाँ मांग शुरू हो गई है कि हमें भी जो है हमें भी विलय करना है। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे डिमांड उठेगी, और जब डिमांड उठेगी इसी तरीके से उन पे फायरिंग होगी, इसी तरीके से लोग मारे जाएंगे। खैर ये वो अपना वो जाने, उनका काम जाने, वो अपना इसको भुगत रहे हैं। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप, चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सभी को बनानी होगी। लोकल पुलिस फोर्सेस को, हमारी आर्मी को बहुत अलर्ट रहना होगा। बॉर्डर्स के ऊपर पूरी निगरानी रखनी होगी। जो स्लीपर सेल्स हैं इनके कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कहीं पर भी। जो स्लीपर सेल्स हैं इनके, उनको बस्ट करना होगा। और जो भी इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं जेएनके में, वो जारी रखनी होगी, जिससे कि एक मैसेज चला जाए कि कोई भी अगर दुश्मनों का साथ देगा तो उसके विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्रवाई इंडियन पुलिस फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। ऑलराइट सर, मैं मनन सर के पास जाता हूँ। मनन सर, हम बार बार सबूत देते रहते हैं, हम बार बार पाकिस्तान से इस बारे में बात करते रहते हैं। हाफिज सईद को तो अमेरिका ने भी बैन किया है। अमेरिका भारत दोनों ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना है, और अमेरिका के कहने के बाद भी पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अमेरिका से तो सबूत मांगने कभी पाकिस्तान ने किया कि आप हमको सबूत दीजिए। अमेरिका ने कम से कम दर्जन भर आतंकवादी हैं पाकिस्तान में जो बैठे हैं, जो अमेरिका ने, यूएनएससी ने उसको बैन किया है। उस पर कोई जिक्र नहीं, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता। इट्स अ हाई टाइम सर कि अब हमें बात से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं एक कैप्शन देख रहा था आपकी न्यूज आइटम में, उसमें मैंने देखा कि अजीत डोभाल का एक धुरंधर जाएगा। तो इसको लाइट हार्टेड टेक में ये कहना चाहूंगा कि जो चलचित्र अभी काफी प्रचलित हो रहा है पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं, या सिर्फ रशिया में ही नहीं, पूरे विश्व में काफी पॉपुलर हो रहा है। उसमें अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर प्ले किया है सान्याल साहब ने, आर माधवन ने, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी आईआरई की रस्म ये है कि आईआर को, जासूस को और एक्टिविस्ट को एक तरीके से पेशेंस और सब्र रखनी चाहिए और चुपचाप रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो क्षण, वो स्टेज अब चली गई है, और अब जरूरी ये है कि पाकिस्तान से बिल्कुल दो टूक बात की जाए। और सबसे बड़ी बात, आपने यूएन की जो बात बोली, तो उसमें ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 28 मई को आए, काबिज हुए न्यू दिल्ली में, तब उसके बाद से लेकर लेट सुषमा स्वराज, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की, और डिप्लोमेट्स जो हमारे, उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये देखा गया है कि आतंकवाद की जो डेफिनेशन है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का जो मतलब है, वो तो अमेरिका ने, जॉर्ज बुश सीनियर ने 2003 में इराक के संदर्भ में दे ही दिया। पर उसकी अगर हम आगे बात करें तो पाएंगे कि कोई भी विश्व का राष्ट्र, भले ही कोई भी हो, वो टेररिज्म की, आतंकवाद की डेफिनेशन को अपनाने के लिए, एक कॉमन इंटरनेशनल डेफिनेशन को अपनाने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखा। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो न्यू दिल्ली डिनोमिनेशन है, इन्होंने प्रयत्न किया, पर कहीं भी ये चीज कोडिफाई नहीं हो सकी एक इंटरनेशनल रिजीम के तहत। पहली बात तो ये, तो कहने पर अगर हम यूएनएससी रिजोल्यूशन 1267 की बात करें, तो उसमें हम ये पाएंगे कि हाफिज सईद को और उसके द्वारा जो एस्टेब्लिश किए गए जो आतंकवादी संगठन, जैसे कि लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा, जो वो कई बार क्लेम करता रहता है डेली टेलीग्राफ में, कभी कभी इनके प्यारे न्यूज़पेपर गार्जियन में, ये लोग क्लेम करते रहते हैं कि लश्कर ए तैयबा अलग एक संस्थान है और उसका कोई भी व्यक्ति जमात उद दावा का मेंबर नहीं है। पर एविडेंस और जो
जो बातें सामने आती हैं आतंकवादी अटैक्स के बाद, उससे ये साफ है कि एक तरीके का वैश्विक मेनेस है आतंकवाद। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं, पाकिस्तान ने एक ऐसा फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर चालू कर दिया है, डेवलप किया है। उसका मतलब ये कि फ्रैंकेस्टाइन के मिथ में जाएं तो हम ये पाएंगे कि ये एक विभिन्न कॉर्प्सेस, विभिन्न लाशों को मिला के एक इंसानी बॉडी को तैयार किया जाता है सिलकर, और उसके अंदर जान फूकी जाती है इलेक्ट्रिक शॉक से या अलग अलग मैजिकल साइंटिफिक मैकेनिज्म से। और ऐसा सोचता है उसको बनाने वाला कि अभी जाएगा और उसी के हित में काम करेगा नीचे सिविलियन पॉपुलेशन में जाके। पर होता यह है कि अंत में उसके अंदर मानवीय मूल्य आ जाते हैं फ्रैंकेस्टाइन में, और वो अपने मालिक को, अपने साइंटिस्ट आका को ही खत्म कर देता है। तो मुझे लगता है जिस तरह की राजनीति पाकिस्तान ने फैलाई आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने की, उसके चलते बलूचिस्तान सामने आया, उसके चलते जो POJK में हो रहा है वो स्थिति, वो घृणित स्थिति और वो अनस्टेबल सिनेरियो पाकिस्तान के लिए वहां सामने आ रहा है। क्योंकि जैसे पहले मैंने बोला, बूमरैंग की बात होती है कि बूमरैंग एक बच्चों के खेलने का खिलौना होता है, उसको आप फेंकेंगे तो वो सामने वाले के पास नहीं जाएगा, सामने वाले खेलने वाले बच्चे के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधा आपके सिर के ऊपर, आपके गर्दन पे आके लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। Alright, पर इसमें अमेरिका के राष्ट्रहित, अमेरिका जिस तरीके से अपने राष्ट्रहित को प्रोपोगेट करता है, कहीं ना कहीं वो गलती अमेरिका भी करता रहा है अपने स्व राष्ट्रीय हित के लिए। क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा में देखें तो पाकिस्तान को हम जैसे स्टूडेंट और स्कॉलर्स जानते हैं एक शब्द से, वो है फ्रंटलाइन स्टेट। पाकिस्तान को एक तरीके से अपना एजेंट, अपना कॉन्ड्यूट और फ्रंटलाइन स्टेट की तरह अमेरिका पिछले 30-40 वर्षों से यूज कर रहा है, और उसके चलते वो साउथ एशिया में अपनी पैठ जमाता है। ऑलराइट सर, मनन सर, आई एम लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। सर मैं आता हूं, आपके पास आता हूं सर। कर्नल शिवानी, मसला ये है कि हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कहना बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, हमें ऑपरेशन कर देना चाहिए, हमें उनको सबक सिखाना है, आतंकवादियों पर हमले कर रहे हैं, ये कहना बहुत आसान है एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के। लेकिन आपके हिसाब से क्या बातचीत, कागजाती कार्रवाई ये तो काम नहीं आ रही है ना? जी बिल्कुल, देखिए अमित जी, आप बातचीत उसके साथ समझ कर सकते हैं जो बातचीत की भाषा समझे। जो बातचीत की भाषा नहीं समझेगा उसके साथ आपको बातचीत की आवश्यकता नहीं है। देखिए मई 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अबेटाबाद में उसके घर में खत्म किया था, तो उससे पहले उस पे कोई ट्रायल नहीं किया गया था या पाकिस्तान को इंटीमेट नहीं किया गया था कि आपको हम आएंगे और इस तरीके से करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो हम हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, तो जब जियाउल हक थे, उन्होंने इनको लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है उसमें इस्लामिक स्टडीज का शिक्षक बनाया था। और हाफिज सईद का जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या था कि इन्होंने जो अपना इंस्टीट्यूट बनाया था, जैसे जमाअतुद दावा, ये तो इसमें क्या करते थे, जब पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति हुई, भूकंप आया, कुछ भी आया, तो ये अपने जो इनके जो भी वहां पे वॉलंटियर्स थे उनको लेके जाते थे और उनको इन्हीं के मदरसों में शिक्षा दी जाती थी और उन्हीं मदरसों में इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। फंड कैसे आता था कि जो जकात का पैसा होता है उसको ट्रांसफर किया जाता था यहाँ पर, और कुछ और बाहर से पैसा आता था। तो जब आप देखिए इंस्टीट्यूशन को अगर वहां के देश के प्रधानमंत्री अगर खुद अपनी संरक्षण में ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहां पे कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरा, जो ISI का चीफ है वो आर्मी चीफ बन सकता है। आप देखिएगा अभी जो इनके फील्ड मार्शल साहब भी हैं वो भी ISI के चीफ रहे। तो पाकिस्तान इस तरह से हाफिज सईद जैसे लोगों को संरक्षण देता है। खुद जो ओसामा बिन लादेन थे, इन्होंने 10 मिलियन का अपनी तरफ से फंडिंग की थी हाफिज सईद के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको। तो इनकी साठ गांठ इस तरीके की है। तो इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखे, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि किस तरीके से DG ISPR ने इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया था जिसमें चाइनीज भी शामिल थे और इतना ज्यादा बोट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो जब पाकिस्तान इस तरह की चीजें करता है और ब्लेटेंटली डिनाई करता है इन चीजों को, तो बहुत जरूरी है भारत के लिए
कि वो क्रॉस बॉर्डर जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है राइट। उस तरह की कार्रवाई करे, लेकिन क्योंकि चीजें एस्केलेट हो सकती हैं और भारत के लिए इस समय और भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, तो शायद भारत सरकार समझ रही है कि इन हमलों को या इस तरह की कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम देना है। जी अमित जी। ऑलराइट, रता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एबटाबाद वाला जो मसला जो कर्नल शिवानी बता रही हैं, वो भी देखिए आतंकवादी था। मुंबई अमेरिका में इतने बड़े हमले उसने किए, अमेरिका ने आपको ताकीद नहीं किया, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, या मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी आर्मी को, आईएसआई को ये बात पता थी कि अमेरिका एक बड़ा एक्शन करने जा रहा है उस आतंकवादी को मारने में। मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी या कोई भी मुख्तलिफ आतंकवादी हैं, अगर आप उनको फ्रंट पर लाकर बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं रता साहब, तो इससे भी तो रिलेशन हमारे और आपके बेहतर ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि हाफिज सईद को जबरन घसीट कर हम ले आएंगे और हम फांसी दे देंगे। बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, डिप्लोमेटिक जो रिचुअल्स हैं हम भी उसको फॉलो करेंगे, आप भी उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप इनिशिएट करें तो चीज़ें मुझे लगता है और अच्छी हो जाएंगी। भारत को बेहतर लगेगा कि भाई चलो एक आतंकवादी है जिस पर हमें शक है, पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है भाई बातचीत कर लीजिए, सवाल जवाब कर लीजिए। शुक्रिया अमित जी, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस तरह की पहले कोई बात नहीं हुई है। पठानकोट अटैक के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ से आईएसआई और पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भिजवाया गया था आपके मुल्क में कि आप जो कह रहे हैं कि एविडेंस जो है हमारे पास वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें विजिट करवाइए वहाँ पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है। तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके विजिट किया, आपके जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने उनके साथ कुछ एविडेंस शेयर किए, बट वो एविडेंस जो थे वो इतने कंक्रीट या सॉलिड नहीं थे कि जिनको देखकर ये कंक्लूड किया जा सके कि ये टेररिज्म जो है या ये आपके यहाँ जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान में प्लान हुआ है या पाकिस्तान से लोग गए थे। तो वो चीज़ जो है ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब जो कहानी है वो ये है कि हम पाकिस्तान का जो हमेशा स्टांस रहा है वो ये रहा है कि आप इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं आप उनके साथ मिलके एक ज्वाइंट जो है कोई एक ग्रुप बना लीजिए इन्वेस्टिगेटर्स का, जो ये सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर ले। आप लोग जो है हमेशा से उससे भाग जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। चाहे वो बालाकोट वाला अटैक जब आपने किया था उसके रिस्पॉन्ड में हमने आपको जो मारा, आपके जहाज गिराए, आपके आपके असला डिपोज जो है वहां पे अटैक किया, तो ये चीजें हम कर चुके हैं आपके साथ। और तब भी आपको ऑफर किया गया था कि आप जो है इंडिपेंडेंट लोगों से आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि आपने जो अटैक किया था उसमें एक दरख्त और एक कब्बे के अलावा कुछ चीज मरी थी, और जो हमने अटैक किया था वो क्या था। आप अभिनंदन की बात कर लीजिए, अभिनंदन के जहाज के ऊपर लगे हुए तमाम मिसाइल जो है वो फायर ही नहीं हुए, वो एज इट इज हमारे पास मौजूद हैं। हमने इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर वो दिखा दिए, आपने भी देखे होंगे वो। लेकिन आप लोग जो है उस चीज, जब भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो इंडिया उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। आज भी आप जो बात क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, फेयर, ये शोभा नहीं देता पाकिस्तान को रता साहब। एक मिनट के लिए रुक कीजिए, आप रुक जाइए, अभी आप जो बात कर रहे हैं मैं उसके ऊपर आ जाता हूं आपके बात। अभी जो मैडम बात कर रही थी कि आपने जो है जियाउल हक ने इसको किया या उसने किया, देखिए ये एक ऐसी कहानी है जो अभी इन्होंने ये भी कह दिया कि वो $10 मिलियन जो है इन्होंने हाफिज सईद को दिए थे। अभी तक इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, ये भी कंक्लूड नहीं हुआ है कभी भी के पब्लिकली के ये कभी क्यों ऐसा हुआ था। या आई थिंक इन्होंने कोई और चीज जो है वो सुनी है, मुझे आइडिया हो गया ये 10 मिलियन का वर्ड इन्होंने कहां से लिया है और इन्होंने हाफिज सईद के ऊपर थोप दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है कि जो आपने कहा कि उसामा बिन लादेन जो है एबटाबाद में मिले, तो टेररिस्ट जो है वो नॉन एंटिटीज होती हैं, ये अपनी सेविंग के लिए या अपने आप